हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इसको फाइनेंशियल पोजीशन भी बोलते हैं और सोल प्रोप्राइटरशिप में हम बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनाते हैं, लायबिलिटी इधर और एसेट्स इधर। बट कंपनी में ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में नहीं बन के पार्ट फर्स्ट में शेड्यूल कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में पार्ट फर्स्ट में जो फॉर्मेट दिया है वर्टिकल फॉर्मेट, तो उस फॉर्मेट में बनती है। तो ये फॉर्मेट है वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट जो पार्ट फर्स्ट ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट में प्रोवाइड किया गया है। तो इसमें बैलेंस शीट को दो पार्ट में बनाते हैं। ये लायबिलिटी को हम अपर पार्ट में लिखते हैं और असेट्स को इसके लोअर पार्ट में हम मेंशन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब असेट्स और लायबिलिटीज को भी हम असेट्स और लायबिलिटीज के नेचर वाइज ग्रुप में क्लासिफाई किया है। तो हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज और लायबिलिटीज को 4 हेड्स में हमने क्लासिफाई किया है। तो मेन जो हेड है वो फर्स्ट है शेयर होल्डर्स फंड, दिस इज फर्स्ट हेड। सेकंड हेड इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, सेकंड हेड। एंड थर्ड हेड इज नॉन करंट लायबिलिटीज एंड फोर्थ हेड इज करंट लायबिलिटीज। इसी तरह असेट्स को भी हमने दो हेड्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है नॉन करंट असेट्स एंड सेकंड इज करंट असेट्स। अब इन हेड्स के मेन हेड्स के अंदर सब हेड दिए हुए हैं और सब हेड के अंदर अलग अलग तरह की लायबिलिटीज और असेट्स आती हैं। वो कौन सी आती है वो हम नोट्स और अकाउंट्स में हम समझेंगे 1 by 1 करके। तो फर्स्ट हेड है इसमें शेयर होल्डर्स फंड्स। इसमें सब हेड फर्स्ट आएगा, शेयर कैपिटल आएगी, इसमें इंक्लूड करना है शेयर होल्डर फंड में। सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस, यानी जो प्रॉफिट कंपनी ने रिटेन करके रखा है एज ए रिजर्व और फंड्स के थ्रू, वो इसमें आएगा। सारे रिजर्व और सरप्लस का टोटल इसमें आएगा। और थर्ड है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट का मतलब है कंपनी पब्लिक से एडवांस में पैसा लेके शेयर वारंट इशू करती है कि जिसमें यह मेंशन होता है कि कंपनी शेयर वारंट होल्डर को किसी फोर्थ कमिंग या लेटर डेट में प्री डिटरमाइंड प्राइस पे शेयर इशू करेगी। यानी फ्यूचर में जो शेयर इशू करेंगे उसके लिए पैसा हमने अभी एडवांस ले लिया है, उसके बदले में जो सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं उसको शेयर वारंट कहते हैं। यानी ये भी एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो शेयर वारंट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट in which holders get right to receive equity shares of the company at predetermined price at later date. नेक्स्ट है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट का मतलब है शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो चुका है लेकिन अभी बैलेंस शीट की डेट तक अलॉटमेंट ड्यू नहीं हुआ है। अलॉटमेंट बैलेंस शीट की डेट के बाद किया जाना है, इसलिए अभी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है और अलॉटमेंट पेंडिंग है। नेक्स्ट है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में वो लायबिलिटीज आती हैं, लायबिलिटीज को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। जो आफ्टर 1 ईयर पेएबल है लायबिलिटी, जिसका पेमेंट 1 साल के बाद करना है, उनको लॉन्ग टर्म कैटेगरी लायबिलिटीज में क्लासिफाई किया है हमने। और ऐसी लायबिलिटी जो विद इन 1 ईयर पे करना है वो करंट लायबिलिटी में क्लासिफाई किया है। इनमें कौन कौन सी लॉन्ग टर्म है, कौन कौन सी नॉन करंट है, कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज है, उनको आगे हम नोट्स और अकाउंट्स में डिस्कस करेंगे।
अभी खाली हेड में कौन कौन सी आएगी वो डिस्कस करना है। तो नॉन करंट लायबिलिटी में फर्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए हमने बोरोइंग की है, जैसे डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स एक्सेट्रा। सेकंड में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज को हम आगे और डिस्कस करेंगे। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब बुक प्रॉफिट, हमारा बुक प्रॉफिट के हिसाब से टैक्स कम बना है और जबकि इनकम टैक्स अथॉरिटीज के हिसाब से हमारा टैक्स ज्यादा बनना चाहिए, ज्यादा पे करना चाहिए था। सॉरी, इसको आगे डिस्कस करेंगे हम पूरा पॉइंट। यानी लायबिलिटी टैक्स जितना पे करना चाहिए था उससे हमने कम पे किया है, वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। नेक्स्ट है अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में सिक्योरिटी डिपॉजिट और एडवांस फ्रॉम सप्लायर्स वगैरह आता है, ये बाद में और डिस्कस करेंगे। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है वो यहां मेंशन करेंगे। फोर्थ हेड है करंट लायबिलिटीज। इसमें आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो विद इन 1 ईयर पे करनी है हमारे को, ट्रेड पेबल्स यानी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का पेमेंट जो करना है हमारे को विद इन 1 ईयर। अदर करंट लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम्स वगैरह है इसमें। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मतलब ऐसे प्रोविजन जो हमें शॉर्ट पीरियड में पेमेंट करना है। नेक्स्ट है असेट्स। नेक्स्ट पार्ट है असेट्स। तो असेट्स में आएगी नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स वो है यानी फिक्स असेट्स या लॉन्ग ड्यूरेबल असेट्स, वो असेट्स जो लॉन्ग टर्म तक कंपनी के पास रहेगी और वो कैश में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो भी उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो कन्वर्टेबिलिटी एंड रिटेनिंग फॉर लॉन्ग टर्म, कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश विद इन लॉन्ग टर्म एंड रिटेन फॉर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग ड्यूरेबल असेट्स। तो इसमें कौन कौन सी आएगी? फिक्स असेट्स आएगी जिसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल फिक्स असेट्स आती है। नेक्स्ट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज्यादा के लिए कर रखे हैं, 2, 5, 10 साल के लिए, वो इन्वेस्टमेंट आएंगे इसमें। डेफर्ड टैक्स असेट्स। डेफर्ड टैक्स असेट्स का मतलब है हमें टैक्स कम पे करना था लेकिन हमने पेमेंट ज्यादा किया है, बुक्स के हिसाब से हमारा टैक्स कम बन रहा है और टैक्स अथॉरिटी के हिसाब से ज्यादा टैक्स बन रहा है, इम्पोज किया है हमारे पे। तो जो डिफरेंस आएगा वो इसमें आएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये वो एडवांसेस और लोन्स है जो हमने एम्प्लॉय को लॉन्ग टर्म के लिए दिया है या सिस्टर कंसर्न को लॉन्ग टर्म के लिए दिया है या सप्लायर्स को लॉन्ग टर्म के लिए दिया, एडवांस दिया है, वो उसमें आएंगे। एंड अदर नॉन करंट असेट्स, इसमें भी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स वगैरह जो हमने ले रखे हैं वो आएंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो हमने किसी और को दे रखे हैं, सॉरी लिया नहीं, लिया वो ऊपर आता है, और हमने जो डिपॉजिट दे रखा है 5-10 साल के लिए किसी को, वो इसमें आएगा। नेक्स्ट है करंट असेट्स। करंट इन्वेस्टमेंट इसमें आएंगे जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्टेबल है। इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक ऑफ स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स इसमें आएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स, इसमें डेटर्स जिनको हमने क्रेडिट पे गुड्स सेल किया है, और बिल्स रिसीवेबल इसमें आएंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड बैंक बैलेंस इसमें आएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो हमने एम्प्लॉइज और अदर सप्लायर्स को जो शॉर्ट टर्म के लिए एडवांस दिया वो इसमें आएगा। और अदर करंट असेट्स, इसमें एक्रूड इनकम्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस को मेंशन करेंगे। तो इनको हम डिटेल में 1 by 1 करके नोट्स टू अकाउंट्स में हम डिस्कस करेंगे। तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज, असेट्स, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स, इस तरह से हमने क्लासिफाई किया है। अब इनकी जो डिटेल होगी, कौन कौन से अकाउंट्स इसमें आएंगे, कौन कौन से अमाउंट्स इसमें इंक्लूड होंगे, वो हम 1 by 1 करके अब इस वीडियो में पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं शेयर होल्डर्स फंड।
शेयर होल्डर्स फंड का मतलब शेयर होल्डर से रिलेटेड जो अमाउंट इन्वेस्टेड है कंपनी में वो इसमें आएगा। तो फर्स्ट है इसमें शेयर होल्डर्स फंड में फर्स्ट है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में दोनों तरह की शेयर कैपिटल आएगी, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो ऑथराइज के शेयर कैपिटल यहाँ मेंशन करेंगे हम, नंबर ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर उसकी फेस वैल्यू, प्रेफरेंस शेयर और उसकी फेस वैल्यू। तो ऑथराइज कैपिटल को हम यहाँ टोटल करके छोड़ देंगे, इस टोटल को बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। तो एक क्वेश्चन बनता है ऐसी कौन सी शेयर कैपिटल है जिसकी टोटल को हम बैलेंस शीट में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो उसका आंसर है ऑथराइज शेयर कैपिटल ऐसी कैपिटल है जिसकी टोटल को हम बैलेंस शीट में इंक्लूड नहीं करते हैं। दूसरा है जो इश्यू कर रखी है, इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो इसमें थोड़ा हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा। कैश के लिए फुली पेड अप शेयर जो इश्यू किए हैं वो अमाउंट हमें यहाँ लिखना है। ऐसी कैपिटल जो भी कॉल्ड तो कर ली लेकिन फुली पेड अप नहीं है उसको यहाँ मेंशन करना है। इसमें कॉल्स इन एरियर को माइनस कर देंगे और शेयर फॉरफिटेड अमाउंट का बैलेंस इसमें प्लस कर देंगे और ये अमाउंट इसमें आ जाएगी। यहाँ इनर कॉलम में प्लस माइनस करके आउटर कॉलम में हम लिख देंगे। इसके बाद शेयर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, असेट्स और अंडरराइटिंग कमीशन, असेट्स या बिजनेस टेकओवर के बदले में हमने जो शेयर इश्यू किए वो यहाँ लिखने हैं। नेक्स्ट है फुली पेड अप बोनस शेयर, जब कंपनी ने जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो बोनस शेयर इश्यू किए हैं शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, वो यहाँ मेंशन करने हैं। एंड बायबैक ऑफ शेयर, अगर कंपनी ने अपने खुद के शेयर बायबैक करके कैंसिल नहीं किए हैं तो वो यहाँ इसमें मेंशन करना है। ये जो भी टोटल आएगा इसका ये नोट नंबर 1 या नोट ऑन अकाउंट्स में लिखेंगे और ये जो टोटल आएगा हम यहाँ मेंशन करेंगे। तो नोट्स ऑन अकाउंट में इस शेयर कैपिटल का डिटेल अमाउंट आएगा और यहाँ सिंगल अमाउंट आएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं नोट। नेक्स्ट नोट जो है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें जो कंपनी ने प्रॉफिट है जो रिटेन करके रखे हैं, बाकी तो शेयर होल्डर में बांट देगी, कुछ प्रॉफिट कंपनी अपने फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए कुछ प्रॉफिट, ये जैसे ये प्रॉफिट हुआ है तो अपने पास रिटेन करके रखती है, वो रिजर्व एंड सरप्लस है। बाकी का शेयर होल्डर्स में पेमेंट हो जाता है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे रिजर्व? कैपिटल रिजर्व, जो कैपिटल से रिलेटेड प्रॉफिट है वो इसमें आएगा। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए जो रिजर्व बनाते हैं, प्रॉफिट अलग करके रखते हैं, वो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में आएगा। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर का रीपेमेंट करने के लिए हम प्रॉफिट को थोड़ा थोड़ा हर साल अलग करके रखते हैं या एक सिक्योर रखते हैं, वो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो हमने शेयर और डिबेंचर के इश्यू करने में जो सिक्योरिटी प्रीमियम हमने रिसीव किया था वो यहाँ मेंशन करेंगे। जनरल रिजर्व, जो पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं बना, ये कॉमन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, इसको यहाँ जनरल रिजर्व में मेंशन करेंगे। और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट ईयर का जो बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट है तो प्लस होगा और लॉस है तो नेगेटिव आ जाएगा। एंड और फंड्स, एनी रिजर्व इन्वेस्टेड, कोई भी रिजर्व हम बनाने के बाद उसका प्रॉफिट अलग करके रखा है, हमारे पास पड़ा है तो वो रिजर्व है और उसको हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया है एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए तो वो फंड्स कहलाता है। तो कोई भी रिजर्व जो हमने क्रिएट किया है अगर वो कंपनी के पास ही पड़ा हुआ है उसका पैसा तो वो रिजर्व है, और अगर उस पैसे को कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो वो फंड बन जाता है। ताकि इन्वेस्टमेंट इसलिए करती है कंपनी कि कंपनी को एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होए। इसके बाद में थर्ड नोट है, तो इसका ये टोटल अमाउंट कर लेंगे सारे रिजर्व का, और ये इसका नोट नंबर 2 है वो यहाँ मेंशन करेंगे और इसका अमाउंट, सिंगल अमाउंट, टोटल अमाउंट यहाँ पर मेंशन करेंगे।
प्रीवियस ईयर का यहाँ हम लिखते जाएंगे, पिछले साल का जो भी होगा यहाँ आ जाएगा। थर्ड पॉइंट है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये अभी हमने मेंशन किया था कि इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच इज इशूड टू द पब्लिक, issued by the public company, in which a right is given to its holder to acquire equity shares at determined price in future। यानी उनसे शेयर पब्लिक से हम पैसा एडवांस ले लेते हैं और उसका शेयर हम फ्यूचर में अलॉट करेंगे, फ्यूचर में किसी लेटर डेट में जब भी इशू करेंगे तब अलॉट करेंगे। तो ये जो एडवांस पैसा लिया है हमको इस हेड में दिखाना है। इसके बाद नेक्स्ट हेड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट। तो इसमें क्या होगा, हमने शेयर इशू ऑफर किए, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, लेकिन अभी बैलेंस शीट की डेट तक, बैलेंस शीट बनाने के दिन तक ये अलॉटमेंट हमने अभी किया नहीं है, क्योंकि इसका अलॉटमेंट आने वाली बैलेंस शीट की डेट के बाद में किया जाना है। तो शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ वो यहाँ आ जाएगा और एप्लीकेशन जो शेयर अलॉट हो चुके हैं वो इधर आएंगे। तो शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है और शेयर अलॉटमेंट हो जाता है वो तो इसमें आ जाएगा, जिनका अलॉटमेंट बाकी है वो अमाउंट यहाँ आएगा। तो इसका अमाउंट जो भी होगा हम यहाँ पर, ये यहाँ पर नोट नंबर 3 लिखेंगे और यहाँ पर इसका अमाउंट आ जाएगा और इसका भी आ जाएगा नोट नंबर 4। तो यहाँ पर उसकी डिटेल होगी और उसका टोटल अमाउंट वहां हमें बैलेंस शीट में शो करना है, क्योंकि ये सारी डिटेल बैलेंस शीट के इस फॉर्मेट में हम लिखेंगे तो बहुत बड़ी बैलेंस शीट हो जाएगी और बैलेंस शीट जनरली एक पेज में ही प्रिपेयर हो जाती है। बैलेंस शीट एक पेज में बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक पेज में बनता है मोस्टली, और उसकी डिटेल हम नोट्स ऑन अकाउंट में शो करते हैं। तो आज हमने इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड के ये नोट्स पढ़े हैं हमने, नोट्स टू अकाउंट। दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का नोट अकाउंट पढ़ा है, नोट्स टू अकाउंट। अब ये बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनकी डिटेल में इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में कौन कौन सी अमाउंट आती हैं, कौन कौन से अकाउंट आते हैं अलग, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में बाद में कभी मेंशन करेंगे। थैंक यू।